या आपने कभी गौर किया है कि जब एक खास तरह की महिला कमरे में प्रवेश करती है तो वहाँ की हवा कैसे बदल जाती है। वह शायद सबसे ज्यादा बोलने वाली या सबसे शानदार कपड़े पहनने वाली नहीं होती, वह तो शायद चुप भी हो सकती है, लेकिन उसकी मौजूदगी में उसकी मुश्किल से महसूस होने वाली ऊर्जा में कुछ ऐसा होता है कि उसके आसपास की जगह थम जाती है, खुद को सजा लेती है। वो पुरुष अचानक चुप हो जाते हैं, उनकी निगाहें उसकी ओर खिंच जाती हैं, बल्कि उससे कहीं गहरे एहसास के साथ, आश्चर्य, बेचैनी और अनजाने में ही एक श्रद्धा के साथ। और फिर वह बैठती है और उसी पल कुछ अदृश्य लेकिन शक्तिशाली घटित होता है। वह वैसे नहीं बैठती जैसे उसे सिखाया गया था, सहमी हुई, अपनी मौजूदगी के लिए माफी मांगती हुई, अपने पैर बचाव की मुद्रा में क्रॉस करके। नहीं, वह अलग तरह से बैठती है और इसी फर्क में एक ऐसी शक्ति की कुंजी छुपी है जिसे ज्यादातर महिलाएं तो सोच भी नहीं सकती कि वे रख सकती हैं। एक ऐसी शक्ति जिसका कोई लेना देना चालाकी, आकर्षण या खेल से नहीं है। यह वह शक्ति है जो उसके अस्तित्व की गहराई से निकलती है। दुनिया तुम्हें तरीके, मुद्राएं, चालें सिखाती है, पुरुष को कैसे आकर्षित किया जाए, उसका ध्यान कैसे रखा जाए, लेकिन यह सब सतही शोर है जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति के स्रोत से दूर कर देता है। क्योंकि मुद्रा जिससे पुरुष अपना आपा खो देता है, वह शरीर भौतिक स्थिति नहीं है। यह एक आंतरिक अवस्था का बाहरी प्रतिबिंब है, एक ऐसी अवस्था जिसे कार्ल यूंग संपूर्णता की अभिव्यक्ति, छाया का एकीकरण और रानी के आदर्श रूप से पूर्ण संपर्क कहेंगे। जब कोई महिला इस आंतरिक संप्रभुता को प्राप्त कर लेती है तो उसका शरीर एक ऐसी मुद्रा में ढल जाता है जिसे हम ओपन क्वीन इफेक्ट कहेंगे। यह किसी मोहक महिला की मुद्रा नहीं है, यह उपस्थिति की मुद्रा है। वह कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रही है, उसके भीतर पहले से ही सब कुछ मौजूद है। और यही वह बात है जो पुरुष के अचेतन मन को प्रेरित करती है। वह अपना आपा इसलिए नहीं खोता क्योंकि वह उत्तेजित है, वह अपना आपा इसलिए खोता है क्योंकि उसका अहंकार, प्रभुत्व और मूल्यांकन की उसकी आत्तन रणनीतियां, उसकी आंतरिक शक्ति की गणना, यह सब कुछ किसी पूर्णतः प्रामाणिक चीज के सामने ठप पड़ जाता है। वह ऐसी महिला से नहीं मिल रहा है जो जीतना चाहती है, वह ऐसी शक्ति से मिल रहा है जिसे किसी विजेता की जरूरत नहीं है। और यही असंगति, उसके सामान्य व्यवहार में यह गड़बड़ी, उसकी आत्मा की गहराई तक उसे निहत्था कर देती है। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है, अपने सबसे गहरे, सबसे आदर्श स्तर पर। यह वह भाषा है जिससे आत्माएं एक दूसरे से बात करती हैं, शब्दों, मुखौटों और सामाजिक खेलों से परे। अगर विषय आपसे जुड़ा, अगर आपने पहचान की पीस या अजीब जिज्ञासा महसूस की, तो इसका मतलब है आपकी भीतरी रानी पहले ही जाग रही है और देखे जाने की मांग कर रही है। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए कि खेल खेलना कैसे छोड़े और बस होना कैसे शुरू करें? क्योंकि इसी होने की अवस्था में वह शक्ति छुपी है जो न सिर्फ बदल सकती है कि पुरुष आपको कैसे देखते हैं, बल्कि यह भी कि आप खुद को कैसे देखती हैं। आइए और गहराई में उतरते हैं उस आधुनिक संस्कृति में जो बाहरी रूपों के प्रति तो दीवानी है, लेकिन आंतरिक सार से दुखद रूप से अनजान है। आपको सिखाया जाता है कैसे बैठना, चलना, मुस्कुराना। आपको यह विचार बेचा जाता है कि पैरों की खास स्थिति, सिर का झुकाव या पीठ का मोड़ गुप्त कोड है जो किसी पुरुष का ध्यान आकर्षित कर लेगा। लेकिन यह एक क्रूर धोखा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी महान कलाकार की पेंटिंग की नकल करने की कोशिश करना, बस वही रंग कैनवास पर लगा देना, बिना यह समझे कि रचना क्या है, रोशनी क्या है, या सबसे महत्वपूर्ण, वह आत्मा जो कलाकार ने अपनी कृति में उड़ेल दी थी। आप किसी पोज को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर खालीपन, डर और स्वीकृति की जरूरत है, तो आपका शरीर किसी भी रिहर्सल इशारे से कहीं ज्यादा जोर से चिल्लाएगा,
क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। यह आपके अवचेतन का सबसे ईमानदार प्रसारक है। और जब कोई पुरुष किसी महिला को देखता है तो चेतन मन उसकी शक्ल, सूरत, कपड़े, मेकअप को नोटिस कर सकता है, लेकिन अवचेतन, प्राचीन, सहज हिस्सा कुछ बिल्कुल अलग पड़ता है। वह ऊर्जात्मक पहचान पड़ता है। वह महसूस करता है कि आत्मविश्वास भीतर से आता है या सिर्फ एक नाजुक मुखौटा है। वह यह पहचानता है कि क्या वह अपने हक से दुनिया में अपनी जगह लेती है या लगातार अपने अस्तित्व के लिए माफी मांगती रहती है। ओपन क्वीन इफेक्ट यह नहीं है कि आप अपने पैर कैसे फैलाएं, यह इस बारे में है कि आप अंदर से खुद को सिकुड़ना कैसे बंद करें। अपनी आत्मा, अपनी इच्छाओं, अपनी सच्चाई, अपने गुस्से, अपनी खुशी को छोटा करना कैसे बंद करें। एक महिला जो रानी की अवस्था में जीती है, उसने आत्मखोज की अग्नि में चलकर यह पाया है। उसने अपनी छाया से मुलाकात की है, उस हिस्से से जिसे वह बहुत समय तक नकारती रही थी। उसने अकेलेपन और निकटता दोनों की अपनी जरूरत को स्वीकार किया है। उसने अपने गुस्से को एक पवित्र संकेत के रूप में पहचाना है कि उसकी सीमाओं का उल्लंघन हुआ है। उसने अब किसी उद्धारकर्ता की तलाश करना बंद कर दिया है क्योंकि उसने खुद को बचा लिया है। और यह उसी विशाल आंतरिक परिश्रम का परिणाम है। उसका शरीर आखिरकार उसकी आत्मा से एक संकेत प्राप्त करता है, सब ठीक है, हम सुरक्षित हैं, अब हमें खुद की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। और वह ढीला पड़ जाता है। उसके कंधे नीचे झुक जाते हैं, उसकी सांसें गहरी और समान हो जाती हैं, उसकी नजर सीधी और शांत हो जाती है। और जब वह बैठती है तो उसकी मुद्रा खुली हो जाती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह कुछ देना चाहती है, बल्कि इसलिए कि अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और डरने के लिए भी कुछ नहीं है। वह एक पैर को दूसरे पर चढ़ाकर कोई दीवार नहीं बनाती, वह झुककर खुद को छोटा करने की कोशिश नहीं करती। वह बस अपने स्थान को पूरी तरह शांतिपूर्वक, निर्विवाद रूप से घेर लेती है। कार्ल युंग ने व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात की थी, यानी खुद का एक संपूर्ण व्यक्ति बनने का रास्ता। यह मुद्रा इस रास्ते के पहले चरण को पूरा करने का भौतिक प्रमाण पत्र है। यह आंतरिक संप्रभुता की अभिव्यक्ति है। अब वह महिला पुरुषों की दुनिया में कोई वस्तु नहीं रह जाती, वह अपनी ही वास्तविकता की विषय बन जाती है। और यही वह चीज है जो पुरुष मानसिकता में शॉर्ट सर्किट पैदा कर देती है। एक पुरुष, खासकर वह जिसने खुद का व्यक्तित्व निर्माण का रास्ता नहीं तय किया है, महिलाओं के साथ अपनी कल्पनाओं के जरिए ही बातचीत करने का आदी होता है। वह अपनी एनिमा, यानी अपने अवचेतन में बसी स्त्री छवि, उन पर प्रक्षिप्त करता है। अक्सर यह एनिमा एक जरूरतमंद राजकुमारी की छवि होती है जिसे बचाने की जरूरत है, या एक चालाक मोहिनी की जो वश में की जानी चाहिए, या एक दयालु माँ की जो सब कुछ माफ कर देगी। वह ऐसी महिला की तलाश करता है जो यह भूमिका निभाए, उसकी कल्पना की पुष्टि करे और उसे ताकतवर, जरूरी और नियंत्रण में महसूस करने दे। अब कल्पना कीजिए उसकी हैरानी की जब वह रानी से मिलता है। वह उसकी किसी भी कल्पना में फिट नहीं बैठती। उसे बचाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। वह न तो बहलाने की कोशिश कर रही है और न ही किसी तरह की चाल चल रही है। वह अपनी पूर्णता के बदले मातृत्व स्नेह भी नहीं देती। वह बस है जैसी है। उसकी उपस्थिति एक आईना है जिसमें वह उसे नहीं बल्कि उस खालीपन को देखता है जहां उसकी अपनी कल्पना होनी चाहिए थी। उसका अवचेतन चिल्लाता है, सिस्टम त्रुटि, वस्तु पहचानी नहीं गई, इंटरैक्शन प्रोटोकॉल नहीं मिला। और उसका अहंकार, उसका चेतन मन जो इन प्रोटोकॉल्स पर निर्भर था, नियंत्रण खो देता है। वह निहत्था हो जाता है। उसे मजबूरन अपने खेल से बाहर आकर हकीकत का सामना करना पड़ता है। असली औरत उसकी कल्पना की नहीं, यहाँ डरावना भी है और सम्मोहित करने वाला भी, क्योंकि गहराई में हर पुरुष का एनिमा ठीक किसी चीज की चाहत रखता है, संपूर्ण जागृत स्त्रीत्व से सामना। तो अगली बार जब आप सही मुद्रा के बारे में कोई सलाह देखें तो जान ले
वे आपको एक खोखला रूप बेचने की कोशिश कर रही हैं। असली काम जिम में या आईने के सामने नहीं होता, यह आपके अपने आत्मा की खामोशी में होता है, उसके सबसे अंधेरे और उपेक्षित कोनों में। और केवल इस रास्ते पर चलने के बाद ही आप पाएंगे कि आपका शरीर खुद ब खुद वही मुद्रा अपना लेता है। एक ऐसी मुद्रा जो मांगती नहीं बल्कि घोषणा करती है, जो लुभाती नहीं बल्कि उपस्थित रहती है। एक ऐसी मुद्रा जो बिना शब्दों के कहती है, मैं यहां हूं, मैं संपूर्ण हूं और मुझे डर नहीं है। और यही वह भाषा है जिससे पुरुषों की दुनिया डरती भी है और तरसती भी है। अब इस घटना की गहराई को सच में समझने के लिए हमें जंगियन मनोविज्ञान की जड़ों तक एक स्तर और नीचे उतरना होगा। आद्य रूपों की दुनिया में रानी का आद्य रूप सिर्फ एक सुंदर रूपक नहीं है, यह सामूहिक अचेतन में मौलिक ऊर्जावान संरचनाओं में से एक है। यह परिपक्व एकीकृत स्त्री शक्ति का प्रतीक है, ऐसी शक्ति जो दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर होती है। आइए देखें कि यह शक्ति किन तत्वों से बुनी गई है। यह 4 मुख्य तत्वों से मिलकर बनी है, जिन्हें एक महिला को अपने भीतर पहचानना और एकीकृत करना होता है। पहला तत्व है क्षेत्र। रानी अपने क्षेत्र को जानती है। यह उसका शरीर, उसका समय, उसकी ऊर्जा, उसकी भावनाएं, उसके मूल्य हैं। वह बिना अपनी अनुमति के किसी को भी इस क्षेत्र में घुसने नहीं देती। अगर कोई महिला अपनी सीमाओं के प्रति सजग नहीं है, तो वह ऐसे देश की तरह है जिसके पास न तो सेना है और न ही सीमा रक्षक। कोई भी अंदर आ सकता है, जो चाहे ले सकता है और चला सकता है, पीछे सिर्फ अव्यवस्था छोड़कर। एक महिला जो बार बार हाँ कहती है जब वह ना कहना चाहती है, जो अपनी ऊर्जा को विषैले लोगों द्वारा निचुड़ने देती है, जो अपमान सहन करती है, यह एक ऐसी महिला है जिसके पास अपना क्षेत्र नहीं है। वह रानी की मुद्रा में नहीं बैठ सकती क्योंकि उसके पास कोई सिंहासन ही नहीं है। उसका शरीर लगातार तनाव में रहेगा, अगली घुसपैठ के लिए तैयार रहता है। इस पहलू को आत्मसात करना सीमाएं तय करने की एक दर्दनाक प्रक्रिया है। यह बिना अपराध बोध के ना कहने की क्षमता है। यह दूसरों को निराश करने का साहस है ताकि खुद से विश्वासघात न हो। केवल जब एक महिला अपनी सीमाएं तय करती है और उनकी रक्षा करना शुरू करती है, तभी उसके शरीर को आराम करने की अनुमति मिलती है। दूसरा तत्व है कानून। रानी के पास आंतरिक कानून, सम्मान का कोड है। यह न तो किताबों में लिखा होता है और न ही समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह उसके सबसे गहरे मूल्यों से जन्म लेता है। यही कानून तय करता है कि उसके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। वह किसके साथ ऊर्जा साझा करने को तैयार है और किससे दूरी बनाए रखेगी। जिस महिला का अपना कानून नहीं होता, वह दूसरों के नियमों पर जीती है। वह लगातार खुद को ढालती रहती है, स्वीकृति पाने की कोशिश करती है। वह एक गिरगिट की तरह है जो माहौल के अनुसार रंग बदलती है और यह लगातार ढलना उसे थका देता है। वही रानी अपने कानून की स्रोत होती है। उसके फैसले अस्वीकृति के डर से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक सच्चाई के प्रति निष्ठा से लिए जाते हैं। जब कोई पुरुष ऐसी महिला से मिलता है तो वह इस आंतरिक संरचना को महसूस करता है। वह समझता है कि उसके सामने कोई पवन दर्शक नहीं बल्कि एक चट्टान खड़ी है और यह अवचेतन स्तर पर सम्मान उत्पन्न करता है। उसकी मुद्रा भी इसी आंतरिक दूरी को दर्शाती है। वह सीधी, स्थिर और जड़ से जुड़ी होती है। तीसरा तत्व है संसाधन। रानी अपने संसाधनों का मूल्य जानती है और उन्हें समझदारी से प्रबंधित करती है। उसका मुख्य संसाधन है उसकी ध्यान शक्ति। जिसे वह ध्यान देती है वही बढ़ता है। वह व्यर्थ की बातों, अर्थहीन नाटकों या अयोग्य लोगों पर ध्यान नहीं गंवाती। वह उन चीजों में लगाती है जो आत्मा को पोषण देती है, मन का विकास करती है और दिल को प्रसन्न करती है। एक महिला जो अपने ध्यान का मूल्य नहीं समझती, वह उस शासक की तरह है जो सबको सोना बांट देता है।
बहुत जल्दी उसका खजाना खाली हो जाएगा। वह खुद को थका हुआ, जला हुआ और खाली महसूस करेगी। उसका शरीर भी इस कमी को दर्शाएगा। वह थका हुआ, झुका हुआ दिखाई देगा। वहीं एक रानी हमेशा समृद्धि की स्थिति में रहती है, क्योंकि वह खर्च नहीं करती बल्कि निवेश करती है। उसकी खुली मुद्रा समृद्धि की मुद्रा है। वह देने से नहीं डरती, क्योंकि उसे पता है कि उसका आंतरिक स्रोत कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन वह सबको नहीं देती, केवल उन्हीं को देती है जो इसके योग्य हैं। और अंत में चौथा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है छाया। रानी अपनी छाया से नहीं डरती। वह अपने अवचेतन के तहखानों में उतर चुकी है और अपने राक्षसों, अपने गुस्से, अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन, अपनी क्रूरता से परिचित हो चुकी है। वह अपने इन हिस्सों को न तो दबाती है और न ही उन्हें खुद पर हावी होने देती है। उसने इन्हें अपने भीतर समाहित कर लिया है। वह समझती है कि उसका गुस्सा उसकी सीमाओं का रक्षक है। उसकी ईर्ष्या उसके अधूरे इच्छाओं की ओर इशारा करती है। उसकी क्रूरता वह क्षमता है जिससे वह मरे हुए और विषैले हिस्सों को काट सकती है। जो औरत अपनी छाया से डरती है वह अच्छी लड़की होती है। वह हमेशा अच्छी, हमेशा सुविधाजनक, हमेशा समझदार रहती है। लेकिन इस मुखौटे के नीचे दबे हुए भावनाओं का एक कड़ाहा उबल रहा है जो किसी भी पल फट सकता है। उसका शरीर तनावग्रस्त रहेगा। वह इस आंतरिक युद्ध का बोझ उठाएगा। लेकिन रानी ने अपनी छाया से सुलह कर ली है। वह संपूर्ण है। वह एक साथ दयालु भी हो सकती है और कठोर भी, प्रेमपूर्ण भी और निर्मम भी। और यही संपूर्णता उसे इतना आकर्षक और इतना डरावना बनाती है। उसकी सहज, खुली मुद्रा इसी आंतरिक शांति का प्रतीक है। वह इस तरह बैठती है क्योंकि अब उसके भीतर किसी से लड़ने के लिए कोई नहीं बचा है। जब ये चार तत्व, क्षेत्र, नियम, संसाधन और छाया एकीकृत हो जाते हैं, तब रानी का जन्म होता है और उसकी मुद्रा इस अवस्था का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे 5 मिनट में सीखा जा सके। यह अपने भीतर की एक लंबी और अक्सर दर्दनाक यात्रा का परिणाम है। एक यात्रा जिसे यूंग ने किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा साहसिक कार्य कहा था। जब एक पुरुष किसी महिला को इस अवस्था में देखता है तो वह केवल एक सुंदर शरीर को किसी खास मुद्रा में नहीं देखता, वह इस विजय का परिणाम देखता है। वह एक ऐसी महिला को देखता है जो नरक से होकर वापस आई है, जली नहीं बल्कि मजबूत हुई है। और यह दृश्य उसके अहंकार की सारी शक्ति छीन लेता है। वह या तो डर के मारे भाग सकता है या फिर प्रशंसा में सिर झुका सकता है। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। आइए अब स्वयं परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में बात करें, क्योंकि यांत्रिकी को समझना एक बात है, लेकिन उस रास्ते को जीना बिल्कुल अलग बात है। अच्छी लड़की या जरूरतमंद राजकुमारी की अवस्था से खुली रानी की अवस्था में जाना कोई आसान उन्नयन नहीं है। यह एक मृत्यु और पुनर्जन्म है। और हर जन्म की तरह यह प्रक्रिया भी दर्द, असुविधा और घोर अंधकार के दौर से भरी होती है। अब यह सब शुरू होता है उस चीज से जिसे जंग में दैवीय असंतोष कहा था। यह एक फीका लेकिन लगातार बना रहने वाला एहसास है कि आपकी जिंदगी में कुछ गलत है। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक हो सकता है। आपके पास एक रिश्ता है, एक नौकरी है, दोस्त हैं, लेकिन अंदर एक गहरा खालीपन है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी और के नाटक में अभिनेत्री हैं। आप एक अच्छे साथी, एक सुविधाजनक दोस्त, एक कर्तव्यनिष्ठ बेटी की भूमिका निभाती हैं, लेकिन आपकी आत्मा घुट रही है। यह दर्द रानी की पहली पुकार है। यह उसकी आवाज है जो आपके सामाजिक मुखौटों की परतों को चीरती हुई कहती है, बस बहुत हुआ। अब अपने आप में लौटने का समय आ गया है। अगर आप इस पुकार को सुनती हैं, तो पहली अवस्था शुरू होती है, विनाश। जो कुछ भी झूठ और समझौतों पर बना था, वह सब बिखरने लगेगा। वे रिश्ते जिनमें आपकी कद्र नहीं होती, आसानियां हो जाएंगे।
वह नौकरी जिसमें कोई खुशी नहीं थी अब भारी मजदूरी जैसी लगेगी। वे दोस्ती जो आपसी स्वार्थ पर टिकी थी अपनी सारी कुरूपता में उजागर हो जाएंगी। यह एक डरावना दौर है। ऐसा लगेगा जैसे आप सब कुछ खो रही हैं। जिस दुनिया को आपने इतनी सावधानी से बनाया था वह धूल में बदल रही है। कई महिलाएं इस चरण में डर जाती हैं और पीछे हट जाती हैं। वे टूटी हुई प्याली को फिर से जोड़ने की कोशिश करती हैं। अपनी जानी पहचानी भले ही दुखी जिंदगी में लौटने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर आप इस विनाश को अंत तक झेलने का साहस जुटा लें तो आप दूसरी अवस्था में प्रवेश करेंगी। दूसरी अवस्था है रेगिस्तान। जब पुरानी दुनिया ढह चुकी होती है और नई अभी बनी नहीं होती तब आप खुद को पूरी तरह अकेला पाती हैं। यह सिर्फ आपके आसपास लोगों की गैर मौजूदगी नहीं है, यह अस्तित्व की तन्हाई है। आप खुद के साथ दर्द अकेली रह जाती हैं। इसी रेगिस्तान में आपकी छाया से मुलाकात होती है। वे भावनाएं जो आपने दबा रखी थीं, गुस्सा, क्रोध, नाराजगी, शर्म, सब सतह पर आ जाती हैं। आपको उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। आपको मानना पड़ेगा कि आप उतनी अच्छी नहीं है जितना आप दिखना चाहती थी। आप नफरत करने में सक्षम हैं। आप बदला लेने की इच्छा रखने में सक्षम हैं। आप स्वार्थी होने में भी सक्षम हैं। यही यात्रा का सबसे कठिन पल होता है। यही या तो पूरी तरह टूटना होता है या फिर एकीकरण होता है। एकीकरण का मतलब अपने अंधेरे झुकावों को बढ़ावा देना नहीं है, या उन्हें अपने हिस्से के रूप में पहचानना और स्वीकार करना है। आप अपने गुस्से से कहते हैं, मैं तुम्हें देखता हूं, मुझे पता है तुम क्यों आए, तुम मेरी रक्षा कर रही हो, धन्यवाद। और गुस्सा एक विनाशकारी शक्ति से बदलकर आपका साथी बन जाता है। जब छाया का एकीकरण हो जाता है तो तीसरा चरण सृजन शुरू होता है। रेगिस्तान से गुजरने के बाद आप एक साफ झरने के पास पहुंचते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, बिना किसी मुखौटे और भूमिका के। आप अपनी आत्मा की सच्ची इच्छाओं को सुनने लगते हैं और इस ज्ञान से आप एक नई जिंदगी बनाना शुरू करते हैं। वो जिंदगी नहीं जो समाज आपसे चाहता है, बल्कि वो जो आपकी असली पहचान की सच्ची अभिव्यक्ति है। आप ऐसा काम चुनते हैं जो आपको जोश से भर दे। ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो आपसी सम्मान ईमानदारी पर आधारित हों। चारों ओर ऐसा माहौल बनाते हैं जो पोषण देता है, थका देता है। नियम स्थापित करते हैं, सीमाएं तय करते हैं, संसाधनों का प्रबंधन करना सीखते हैं। यही वह चरण है जब नया संसार आकार ले चुका होता है, शरीर रानी की मुद्रा अपना लेता है। यह सब स्वाभाविक रूप से होता है, बिना किसी प्रयास के। यह आपके भीतर मिली नई पूर्णता का केवल शारीरिक परिणाम है। आपकी मांसपेशियां जो वर्षों से डर और तनाव में बंधी थी, आखिरकार अब शिथिल हो जाती हैं। आपकी मुद्रा सीधी हो जाती है क्योंकि अब आप दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ नहीं उठा रही हैं। आपकी नजर साफ हो जाती है क्योंकि अब आप दुनिया को अपनी नजरों से देख रही हैं, दूसरों की राय के चश्मे से नहीं। और जब कोई पुरुष आपको इस क्षण देखता है तो वह सिर्फ एक खूबसूरती से बैठी महिला को नहीं देखता, वह अनजाने में आपकी पूरी यात्रा की कहानी पढ़ लेता है। वह आपकी विनाश की शक्ति, आपके रेगिस्तान की गहराई और आपकी सृजन की ताकत को महसूस करता है। वह अपने सामने अपनी जरूरतें पूरी करने वाली कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक समान शक्ति देखता है। एक ऐसी शक्ति जो रूपांतरण से गुजरी है और खुद को पा चुकी है। उसका अहंकार जो हमेशा वर्चस्व और अधीनता के साधारण खेलों का आदी रहा है, इस जटिलता और गहराई के सामने डगमगा जाता है। वह नियंत्रण खो देता है क्योंकि वह खेल जो उसने पूरी जिंदगी खेला अचानक खत्म हो गया है। अब एक और खेल शुरू हुआ है, या यूं कहें कि अब कोई खेल ही नहीं रहा। अब हकीकत शुरू हो गई है और इस हकीकत में रानी ना तो झुकती है और न ही हुकूमत करती है, वह बस राज करती है। वह अपने ही राज्य में राज करती है जिसका नाम है उसकी अपनी आत्मा।
अब जब हम आंतरिक तंत्र और उस तक पहुंचने वाले रास्ते को समझ चुके हैं, तो एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करना जरूरी है, दुनिया की प्रतिक्रिया। क्योंकि जब रानी जागती है और अपना सिंहासन संभालती है, तो दुनिया उसका स्वागत तालियों से नहीं करती, दुनिया उसका स्वागत परीक्षाओं से करती है। क्योंकि जो व्यवस्था महिला की असुरक्षा, उसकी स्वीकृति की आवश्यकता और अकेलेपन के डर पर टिकी है, वह एक संपूर्ण महिला को खतरे के रूप में देखती है। जो पहली प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी वह है उकसावा। वे पुरुष जिनका अहंकार बेहद नाजुक है और जिनकी आत्मा का विकास अधूरा है, वे आपको आपके सिंहासन से गिराने की कोशिश करेंगे। वे आपको फिर से उन्हीं दायरों में धकेलने की कोशिश करेंगे जो उनके लिए जाने पहचाने हैं। वे आपकी आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए तंज कसेंगे। वे खुद को श्रेष्ठ महसूस कराने के लिए आपकी उपलब्धियों को कमतर दिखाने की कोशिश करेंगे। वे आपको फिर से सुविधाजनक बनाने के लिए आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करेंगे। वे जानबूझकर भद्दे तरीके से आपसे फ्लर्ट करेंगे ताकि आपकी शाही गरिमा को एक उपलब्ध यौन वस्तु के स्तर तक गिरा सकें। यह एक परीक्षा है। आपका पुराना रूप यानी अच्छी लड़की तुरंत इस खेल में शामिल हो जाता। वह बहाने बनाने लगती, खुद को साबित करने की कोशिश करती, आहत हो जाती या इसके उलट इस खेल में साथ देने लगती। लेकिन रानी एफ्रेटीन नहीं थिवती। वह इन सबको तुरंत भांप लेती है। वह उकसावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। वह इसे बस शांत रुचि के साथ देखती है, जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप के नीचे पैरामीशियम के व्यवहार का अध्ययन करता है। उसकी मौन, निर्लिप्त उपस्थिति ही सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। यह उकसाने वाले को ऊर्जा से वंचित कर देती है। दूसरी प्रतिक्रिया है ईर्ष्या। यह अन्य महिलाओं से आएगी। वे महिलाएं जो अपनी भीतरी रानी की पुकार सुनती हैं, लेकिन रेगिस्तान में प्रवेश करने से डरती हैं। वे तुम्हें देखेंगी और तुम्हारे भीतर गद्दारी, कायरता की एक जीवित याद देखेंगी। पीड़ा ईर्ष्या व निंदा में बदल जाएगी। वे पीठ पीछे कहेंगी तुम घमंडी, ठंडी, पुरुषों से नफरत करने वाली हो या अकेली व दुखी हो। वे भीतर कमी ढूंढने की कोशिश करेंगी ताकि अपनी डर व निष्क्रियता को सही ठहरा सकें। यह एक परीक्षा है, तुम्हारी क्षमता की परीक्षा कि तुम दूसरों की छायाओं को कितना सहन कर सकती हो। रानी समझती है कि उनके शब्द उसके बारे में नहीं, बल्कि उनके बारे में है। वह उनके प्रति कोई घृणा महसूस नहीं करती, बल्कि करुणा रखती है। वह जानती है कि पिंजरे में रहना कितना दर्दनाक है और वह बस अपने रास्ते पर चलती रहती है, उनके लिए एक मौन और कभी कभी पीड़ादायक प्रकाश स्तंभ बनकर। तीसरी प्रकार की प्रतिक्रिया, जो सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान है, वह है पहचान। तुम्हें यह उन पुरुषों और महिलाओं से मिलेगी जो स्वयं संपूर्णता के मार्ग पर हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने भीतर का काम किया है। एक पुरुष जो अपनी परिपक्व एनिमा से जुड़ा है, वह तुम्हें खतरे के रूप में नहीं, उपहार के रूप में देखेगा। वह न नियंत्रित करेगा, न बचाने की कोशिश। वह तुम्हारे पास रहना चाहेगा, सीखने, विचारों का आदान प्रदान करने, साथ मिलकर आगे बढ़ने। वह तुम्हारी ताकत में अपनी मर्दानगी के लिए चुनौती नहीं, निमंत्रण देखेगा कि वह अपनी सबसे अच्छी, सबसे महानता भरी पक्ष को प्रकट करे। एक महिला जो पहले ही अपने रास्ते पर चल पड़ी है, वह तुम्हें प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि बहन और प्रेरणा के रूप में देखेगी। वह तुम्हारे पास ईर्ष्या के साथ नहीं, बल्कि एक सवाल के साथ आएगी, कैसे? मुझे सिखाओ। इन्हीं प्रतिक्रियाओं के माध्यम से तुम अपने वातावरण को परख पाओगी। उकसाने वाले और ईर्ष्या करने वाले खुद ब खुद छंट जाएंगे। वे तुम्हारी सच्चाई के आसपास असहज महसूस करेंगे। और जो लोग पहचान के लिए तैयार हैं, वे तुम्हारी ओर ऐसे आकर्षित होंगे जैसे जहाज प्रकाश स्तंभ की ओर। तुम्हारा दायरा शुद्ध हो जाएगा। यह छोटा हो जाएगा, लेकिन इसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। और यहीं हम ओपन क्वीन इफेक्ट के सार तक पहुंचते हैं। यह सिर्फ एक मुद्रा नहीं है,
यह एक छंटनी है, यह एक अनजाना परीक्षण है जो तुम दुनिया के सामने रखती हो। तुम्हारी सहज, स्थिर और खुली उपस्थिति लोगों को तुरंत 3 श्रेणियों में बांट देती है। वे जो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे जो तुमसे डरते हैं, और वे जो तुम्हारा सम्मान करने के लिए तैयार हैं। यह तुम्हारे सामने खड़े व्यक्ति का असली स्वरूप उजागर कर देती है, वह भी तब जब उन्होंने अपना पहला शब्द भी नहीं कहा होता। इसी वजह से एक आदमी अपना नियंत्रण खो देता है, अपने मुखौटे पर से नियंत्रण। रानी के सामने वह अपना सामाजिक किरदार निभाना जारी नहीं रख सकता, उसे खुद को उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और उस मुखौटे के नीचे क्या छुपा है? डर, प्रशंसा, गुस्सा। तुम्हारे प्रति उसकी असली प्रतिक्रिया इच्छा है। तुम उसकी आत्मा के लिए एक दर्पण बन जाती हो, और हर कोई उस दर्पण में झांकने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जो भी हिम्मत करता है, उसे एक सच्चे मिलन का मौका मिलता है। यह 2 अहंकारों का नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का मिलन है। और क्या यही किसी भी रिश्ते का असली अर्थ नहीं है? एक ऐसा मिलन जो गुलाम नहीं बनाता, बल्कि आजाद करता है, जो छोटा नहीं करता, बल्कि विस्तार देता है। एक ऐसा मिलन जो रानी के योग्य हो। अंत में चलिए शुरुआत पर लौटते हैं, उस साधारण क्रिया पर जब एक महिला बैठती है। कुछ इतना साधारण कैसे इतनी अद्भुत शक्ति समेटे हो सकता है? जोंग की गहराई मनोविज्ञान हमें जो उत्तर देती है, वह विरोधाभासी और सुंदर है। शक्ति खुद उस क्रिया में नहीं, बल्कि उसे करने वाले में है। जब डर में जीने वाली महिला बैठती है, तो उसका शरीर सिकुड़ जाता है। वह खुद को अदृश्य बनाने की कोशिश करती है। जब जरूरत में जीने वाली महिला बैठती है, तो उसका शरीर आगे की ओर झुक जाता है। वह ध्यान की भीख मांगता है। जब चालाकी से जीने वाली महिला बैठती है, तो उसका शरीर दिखावा करता है। वह लुभाता है और वादे करता है। लेकिन जब रानी बैठती है, तो उसका शरीर बस विश्राम करता है, और इसी विश्राम में अपने अस्तित्व की गहराई और शांति में जड़े जमाए सारा जादू छुपा है। यह उस योद्धा का विश्राम है जिसने युद्ध जीत लिया हो। यह दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से लड़ी गई लड़ाई है। यह वह खामोशी है जो लंबे आंतरिक तूफान के बाद आती है। यह वह शांति है जो तब मिलती है जब आप खुद से भागना छोड़ देते हैं और आखिरकार अपने घर लौट आती हैं। ओपन क्वीन इफेक्ट कोई तकनीक नहीं है जिसे सीखा जा सके। यह एक आशीर्वाद है जिसे कमाना पड़ता है, या उस साहस से कमाया जाता है जिससे आप अपनी परछाई में झांक सकें, या उस ईमानदारी से कमाया जाता है जिससे आप अपनी सच्ची इच्छाओं को स्वीकार कर सकें, या उस अनुशासन से कमाया जाता है जिससे आप अपनी सीमाएं तय कर सकें और उनकी रक्षा कर सकें, या उस धैर्य से कमाया जाता है जिससे आप अकेलेपन और गलतफहमी के दौर से गुजर सकें। शायद जब आपने इसे सुना तो आपके भीतर कुछ प्रतिक्रिया हुई। शायद आपने खुद को उस अच्छी लड़की की छवि में पहचाना जो सबको खुश करते करते थक चुकी है। शायद आपने उस रेगिस्तान का दर्द महसूस किया जिसमें आप इस वक्त खुद को पाते हैं, या फिर शायद आपने जागती हुई रानी का रोमांच महसूस किया जो पहले से ही अपने सिंहासन के अधिकार का दावा करने के लिए तैयार है। आप इस रास्ते पर कहीं भी हों, यह जान ले, यह यात्रा व्यर्थ नहीं है। हर कदम, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, आपको आपकी पूर्णता के और करीब लाता है। और जो असहजता आप महसूस कर रहे हैं, वह इस बात का संकेत नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपकी पुरानी खाल अब बहुत तंग हो गई है। ये वे अंतिम झटके हैं उस हिस्से के जिसे मरना जरूरी है ताकि रानी का जन्म हो सके। यह संदेश सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक निमंत्रण है। यह निमंत्रण है कि आप अपनी शक्ति दूसरों की स्वीकृति, फैशनेबल तरीकों या पुरुषों के ध्यान में बाहर ढूंढना बंद करें और इसे अपने भीतर, मौन में, सत्य में और खुद होने के साहस में खोजना शुरू करें। एक महिला की सच्ची शक्ति उसी क्षण जन्म लेती है जब वह किसी और के राज्य में सिंहासन के लिए लड़ना छोड़ देती है और बस अपने ही सिंहासन पर शांतिपूर्वक, आत्मविश्वास के साथ हमेशा के लिए बैठ जाती है।